फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है फिजिक्स की, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे सब्जेक्ट का ये बेसिक भी है। देखिए, सबसे पहले हमारा यूनिट का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो हम देखेंगे कि वर्क क्या कहलाता है। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट that occur when a force is applied to an object and the object moves in the direction of the force. वर्क का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है तो वह उस ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। जब तक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, जब उन्हें फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। देखिए, हिंदी में भी देखिए, एक फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो वह उस ऑब्जेक्ट के फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, तब इसे क्या कहते हैं हम कि इसे कार्य करना कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे यदि हम एक फोर्स लगाएं, यदि ये ऑब्जेक्ट क्या है, आगे की तरफ इधर बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है। तो सेकंड बात आती है कि वर्क की फिर यूनिट क्या होती है। तो वर्क यूनिट होती है न्यूटन मीटर। वर्क यूनिट क्या होती है हमारी? वर्क यूनिट होती है हमारी क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। ठीक है। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। वर्क की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी इंटू कॉस थीटा। अब इसमें एफ क्या होता है? ये फोर्स होता है दी फोर्स अप्लाई टू दी ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है जो कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में, जो बल लगाते हैं बल पे, वो होता है एफ से प्रदर्शित करते हैं ऑब्जेक्ट जितना मूव करता है। जैसे अभी हमने इसमें फोर्स लगाया था, इसमें फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव हो गया, तो जितना इधर से इधर मूव हुआ, ये डिस्टेंस क्या होती है हमारी? डी होती है, दूरी होती है, विस्थापन। ठीक है। जितनी दूर विस्थापित हुआ हमारा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद, वो क्या होता है? डी होता है। और थीटा होता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे हमने फोर्स लगाया, अब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के बीच का एंगल जो होता है, वो हमारा क्या होता है? थीटा होता है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। मतलब जब भी हमें वर्क निकालना रहता है तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब वर्क लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, इसका मतलब है कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि एफ इंटू डी होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसी को हिंदी में लिखा है कि वर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। ये तो फॉर्मूला है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जो मैंने समझा ही दिया है। थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। डी क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या मूव होने की दूरी, है ना। और फोर्स क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है हमने बल, वो होता है फोर्स। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डी इंटू कॉस थीटा होता है। इसके बाद देखिए, यूनिट ऑफ वर्क बताया क्या होती है? जूल होती है। इसी को यदि डिफाइन करना हो कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए, बहुत बार आता है। दूसरी चीज एक बात और याद रखनी है कि जो इसके पहले वैसे हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन वाला चैप्टर, लेकिन फिर भी ये फोर्स वाला वर्क वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ दी फोर्स नहीं, डायमेंशन ऑफ दी वर्क। डायमेंशन ऑफ दी वर्क क्या होती है? ml स्क्वायर टी माइनस 2। क्या होती है? ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की क्या होती है? फोर्स की हमें याद है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt -2 इंटू डिस्टेंस की एल होती है, तो m इंटू ये एल से एल मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ml स्क्वायर और टी टू दी पावर -2 होती है हमारी क्या? फोर्स। यदि पूछे कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो क्या होती है? ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ऑब्जेक्ट में बहुत पूछा जाता है और आ भी सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल।
वर्क का एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब एक जूल का मतलब क्या होता है, एक जूल का मतलब ये होता है, देखिए एक जूल का मतलब क्या होता है, एक जूल का मतलब होता है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हम फोर्स की मात्रा को फिक्स कर दें कि फोर्स कितना, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन तक मूव किया जाता है। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा के हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक मूव कर देते हैं, तो हम कहते हैं कितना वर्क डन हो गया, 1 जूल वर्क डन हो गया है। ठीक है, 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट को मूव कराना रहता है 1 मीटर का, और फोर्स की कितना फोर्स लगाना है, 1 न्यूटन का। जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वर्क डन 1 जूल वर्क डन हो गया है। व्हेन, और फोर्स कैसे अप्लाई करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, in the direction of the displacement. When force is applied on an object and the object moves 1 meter, when the magnitude of the force is kept 1 Newton, then it is said that work done is done of the 1 joule, है ना, तब 1 जूल वर्क डन हमारा हो गया है, ये कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन किसे कहते हैं, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम प्लेन। जब क्या रहता है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई किया और हमारा ऑब्जेक्ट आगे यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है, ये आगे आ गया, यहाँ पे मूव हो गया, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम प्लेन, देखो फोर्स की डायरेक्शन भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही प्लेन में है, और उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, जीरो एंगल, दोनों के बीच में एंगल क्या है, पैरेलल है, कॉइंसाइड है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तब हम कहते हैं कि वर्क क्या है हमारा, पॉजिटिव या धनात्मक है। ठीक है, जैसे पुशिंग ए बॉक्स फॉरवर्ड, जैसे हम इधर बॉक्स में यदि हम इधर से फोर्स लगाएं तो बॉक्स हमारा आगे की तरफ जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। तब एंगल कितना होता है इसमें, जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा बराबर जीरो रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, W बराबर क्या आ जाएगा हमारा, F इंटू डी होता है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेगेटिव वर्क डन क्या कहलाता है, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, जब जैसे हम क्या करें, जैसे हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यदि हम इसमें फोर्स लगाए इसको आगे की तरफ मूव करें, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स क्या लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री दोनों के बीच का एंगल। तो क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो क्या होगा इसमें, माइनस वर्क डन हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन। तो when the force and displacement are in the opposite direction, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो दोनों, अब जैसे फोर्स तो लग रहा है हमारा इस साइड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसको क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो जो हम फोर्स जो हम वर्क डन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वही वर्क डन हो रहा है, ये क्या कहलाता है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। यदि हम एग्जाम्पल लें तो, ठीक है, यदि एग्जाम्पल लिखने आएगा तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। जबकि बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ मूव करने का प्रयास करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स से पीछे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, ये कैसा होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि जीरो वर्क डन क्या कहलाता है, यदि हमने फोर्स लगाने के बाद यदि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी ना हो तो हम कह दें कि वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ है और वर्क डन की मात्रा कितनी है, जीरो है। जैसे यदि हम किसी दीवार पे फोर्स लगाते रहे तो दीवार मूव तो होगी नहीं, यदि रिजिड है, इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे यदि हम हैंड से, तो क्या होगा, वहीं का वहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन कितना हुआ, जीरो है। यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है, यदि हम जैसे यदि
इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बॉडी आगे की तरफ जा रही है और फोर्स अब नीचे की तरफ लगाएंगे तो नीचे की तरफ लगाएंगे तो बॉडी इधर पे आगे कोई मूवमेंट तो करेगी नहीं, वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि मूवमेंट कुछ भी नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ऐसे जीरो वर्क डन कहलाता है। मतलब जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम उस केस में क्या कहते हैं कि हमारा वर्क डन कितना है, जीरो है ना। इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि यदि हम एक वॉल पे फोर्स अप्लाई ऑन द वॉल, फोर्स अप्लाई ऑन दी वॉल, रिजिड वॉल लिख सकते हैं, कठोर वॉल, ठीक है, ऑन ए रिजिड वॉल। जब हम एक रिजिड वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई वॉल क्या है आगे की तरफ तो जाती नहीं है, कोई मोशन होता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन कितना हुआ, हमारा जीरो वर्क डन हुआ, है ना। तो ये कहलाता है जीरो वर्क डन। उसके बाद देखिए अब हमें कुछ न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं कुछ। देखिए वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे अभी हम देखें यदि इधर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और इसमें हम एक फोर्स लगाएं F, इसमें हम क्या लगाएं, एक फोर्स लगाएं F, जो कि देखो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है और फोर्स कैसा लग रहा है, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएगी बॉडी, मतलब इसी के समानांतर फोर्स लग रहा है, तब इस केस में फोर्स की मतलब हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो ये वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। अब क्योंकि पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, जो अभी बताया था। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो W बराबर क्या आता है हमारा, W बराबर आता है हमारा F इंटू डी। सिंपल सी बात है। जब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, इस केस में हमें W की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू डी होती है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। W बराबर क्या आएगा हमारा, F इंटू डी आ जाएगा इस केस में। उसके बाद दूसरा देखिए कि यदि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और फोर्स हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ ही हो रहा है, लेकिन फोर्स हम क्या करें कि एक एंगल पे लगाएं, फोर्स हमारा कैसा लग रहा है, किसी एक एंगल पे लग रहा है। यदि सपोज करो कि फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है एक थीटा एंगल पे F, तो ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो केवल इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका कैसा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक इसका कैसा कंपोनेंट होगा, एक इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और एक इसका कैसा कंपोनेंट होगा, एक इसका हो जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं, कोई वर्क डन नहीं करता है, केवल जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है वो ही वर्क डन करता है। तो F है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे है, क्या हो जाएगा F cos थीटा, सिंपल लिख लेंगे हम कितना, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इस केस में जब किसी एंगल पे फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो थीटा की वैल्यू दी गई रहती है, तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि अब किसी एंगल पे लग रहा है, इंक्लिनेशन हमें दिया गया है थीटा का एंगल, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, F डी कॉस थीटा। याद रखना जब पहले लगता है तो F डी होता है, जब किसी इंक्लाइन प्लेन पे लगता है तो इंक्लाइन प्लेन पे या हम हॉरिजॉन्टल में यदि इंक्लाइन फोर्स लगाएं तब भी हमारा कितना होता है, F डी कॉस थीटा। यदि इंक्लाइन प्लेन होता है तो भी F डी कॉस थीटा होता है, ठीक है, दोनों केस में F डी कॉस थीटा होता है। उसके बाद देखिए यदि फोर्स परपेंडिकुलर लगाएं, सिंपल सी बात है कि वर्क डन हमारा कितना है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा है। जैसे अभी बताया था कि यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम फोर्स कैसे लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं तो बॉडी मूवमेंट तो करेगी नहीं, यहीं रहेगी डिस्प्लेसमेंट के, और थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी इसकी। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 की वैल्यू, तो हमारी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये जीरो होती है। तो जीरो से मल्टीप्लाई किसी का भी करो तो बटन कितना जाएगा हमारा, जीरो। इस केस में बटन कितना होता है हमारा, जीरो होता है। जब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं तो हमारे जो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इफ द फोर्स इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, नो वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज जीरो, है ना, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके इधर मूव कर रहा है और हम उसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें तब वर्क डन कितना होगा, इस केस में जीरो होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है ना, इसलिए क्या होता है हमारा जीरो। तो तीन बात याद रखनी है, जब पैरेलल लगता है तो W इक्वल टू एफ डी होता है, जब इंक्लिनेशन पे लगता है तो F डी कॉस थीटा होता है,
और जब नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर तो हमारा डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज पुश्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। देखो एक हमारे पास बॉक्स है जिसका वेट कितना है हमारा, जिसका मास कितना है, 50 kg है। ठीक है, अब इसमें हम फोर्स कितने का लगा रहे हैं, देखो इसमें हमारा फोर्स कितने का लग रहा है, फोर्स लग रहा है हमारा इसमें कितने का, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसमें, है ना। मास इसका कितना है, अभी देखो मास अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, जब इंक्लाइन प्लेन रहता है तब इसका यूज होगा, अभी तो हॉरिजॉन्टल ही है तो कोई मतलब नहीं है इसका। देखो ए बॉक्स ऑफ मास 10 kg is pushed with a constant force of 50 न्यूटन over a distance of 8 मीटर। अब ये कितने आगे खिसकाती है बॉडी को, कितने आगे तक खिसका देता है इसको, यहाँ से यहाँ तक यहाँ खिसका देता है आगे की तरफ फोर्स लगाने के बाद। ये दूरी हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है, ये हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो सीधी सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फॉर्मूला फोर्स का, है ना। तो फोर्स हमारा कितना है, 50 दिया गया है, इंटू डिस्टेंस कितनी मूव करी, 8, तो बराबर कितना आ गया हमारा, 400 न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 400 न्यूटन। सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करना है, मास का कोई रोल नहीं होता है जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहती है, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम हॉरिजॉन्टली पैरेलली, जब हम पैरेलली फोर्स लगाते हैं उस केस में क्या रहता है कि मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कि इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हमारा केवल हम जो फोर्स लगा रहे हैं इनटू जितना मूवमेंट हुआ है वही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एक और न्यूमेरिकल है कि ए 15 kg कैरेट is dragged across a rough horizontal floor with a force of 100 न्यूटन। एक यहाँ पे ये रखी हुई है कैरेट, है ना, इस पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कैरेट कितनी मूव कर जाती है आगे की तरफ, 10 न्यूटन। जैसे यहाँ से यहाँ चली गई इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो गई है, 10 मीटर दी गई है, 10 मीटर आगे की तरफ चली गई है। एंड द फोर्स इज अप्लाई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। साथ में जो हमारा फोर्स इस बार जो दिया गया है, फोर्स हमें कैसा दिया गया कि फोर्स हमारा इससे कितने पे एंगल पे कार्य करता है, 30 डिग्री के एंगल पे कार्य करता है। जैसे हम यहाँ से बनाए इसको ऐसे, तो ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री पे कार्य कर रहा है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई, 100 न्यूटन दी गई। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो इस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें दी गई है 10 इंटू इधर आएगा क्या, कॉस 30। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 866 जूल आएगा। तो ये हमारा इंक्लिनेशन का रहता है कि जब हमारी 15 kg की कैरेट थी उसको हमने 30 डिग्री के एंगल पे इधर से फोर्स लगा के आगे की तरफ खिसकाया है, 10 मीटर आगे की तरफ खिसक गई है, तो वर्क डन बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स लिया इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, इंटू क्योंकि एक एंगल पे कार्य कर रहा था तो कॉस थीटा भी लेंगे तो कॉस 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना है, 866 जूल आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाला, ये पिछली बार एग्जामिनेशन में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में आया था पिछली बार। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फोर्स का ही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्क का ही है ये वाला क्वेश्चन। देखिए बाई अप्लाइंग द फोर्स ऑफ, बाई अप्लाइंग a force of F equal to 2I plus 3J minus K Newton of an object, its displacement is S equal to 3I plus 4J plus 7K meter. Then calculate the work done by the force। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि हमने अभी वेक्टर पढ़ लिया है, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए applying the force F equal to 2I plus 3J minus K Newton on an object, its displacement is S equal to 3I plus 4J plus 7K meter. Then calculate the work done by the force।
एक किसी वस्तु पर बल F बराबर 2I प्लस 3J माइनस K न्यूटन लगाने से उसका विस्थापन S बराबर 3I प्लस 4J प्लस 7K होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस केस में? हमें निकालना है इस केस में वर्क डन। सीधी सी बात है कि वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर एस के टर्म में दिया गया तो एस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू थीटा। ईटा कुछ दिया नहीं गया तो वो नहीं लेना। इस केस में डब्ल्यू बराबर एफ इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एस दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पे एस लिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ की वैल्यू लिखते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट एस लिखते हैं, एस का भी दिया गया वेक्टर तो 3i प्लस 4j प्लस 7k प्लस 7k। ठीक है, ये दिया गया है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं इसको। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने पढ़ा था a1i प्लस b1j प्लस c1k इक्वल टू इंटू a2i प्लस b2j प्लस c2k इक्वल टू क्या होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 3 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे एक जगह माइनस है तो आएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 1 इंटू 7, इसको हम इधर से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब आगे देखिए 2 3 का क्या है 6 है, प्लस कितना है 12 है, माइनस कितना है 7 है, तो 12 प्लस 6 हो गया 18 और 18 में से 7 गए तो कितना बचा हमारा 11 जूल। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 11 जूल आ गया। कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट निकालना था क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या दिया गया था, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए थे क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम पहले भी इस पिछली वाली यूनिट्स में पढ़ चुके हैं तो इसमें कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं है। सीधे सीधे जो आई के कॉफिशिएंट है दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जे के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा और के के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। साथ में हम क्या करेंगे, इसके जो साइन है उसको भी साथ में लेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हाँ तो बस ठीक। ये वर्क डन का हमारा जो वर्क पावर और एनर्जी वाला यूनिट है, इसका जो वर्क वाला पोर्शन है वो हमने पढ़ लिया है आज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पावर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ में इसमें फ्रिक्शन की भी कुछ क्वेश्चन है इस वाले यूनिट 3 के कुछ पोर्शन में, तो फ्रिक्शन का भी एक वीडियो बनाएंगे तो वो मैकेनिक्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन रहता है तो दोनों में काम आ जाएगा, है ना। तो अभी जो वर्क वाला था चैप्टर, इसमें तो वर्क सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है और वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है, साथ में इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लगाते हैं पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, इंक्लाइन और वर्टिकल, साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब आगे आने वाली क्लास में हम इससे रिलेटेड एनर्जी वाले क्वेश्चन करेंगे। जब वर्क डन का और लगेगा तो और न्यूमेरिकल कराएंगे। बाकी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, जो देख लेते हैं कमेंट करना बहुत जरूरी है, इससे पता चल जाता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, है ना। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अब जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें। जो आपके फ्रेंड्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दिया करें, उनका भी थोड़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।